Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next chapter of class 10 geography and that is agriculture. तो ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व रहती हैं। खाने के साथ साथ इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से ही कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, टी, कॉफी, स्पाइसेस, तो इन सभी प्रोडक्ट्स को हम अपने घर में तो यूज करते ही हैं, लेकिन इनको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। इनको यूज करके हमारे और भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे फार्मिंग को डिफरेंट टाइप्स में परफॉर्म किया जाता है, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं और कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कैसे? जैसे देखो, एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, फॉरेस्ट्री, एक्वाकल्चर मींस फिश फार्मिंग। तो मतलब ये हुआ कि फार्मिंग तो एग्रीकल्चर का एक पार्ट होता है जिसमें हम सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जो भी हमें इनपुट मिलता है उसे हम यूज कर लेते हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिश फार्मिंग ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा। तो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हमने फार्मिंग का मीनिंग तो जान लिया, लेकिन फार्मिंग को भी उनके फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पर कई टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से फर्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे अगर आपने अपने आसपास कभी फार्मर्स को देखा हो या आप खुद भी किसान परिवार से बिलोंग करते हो, अगर आपने देखा हो कि कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड कम होती है और वो सिर्फ अपने खुद के लिए ही क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास काफी लैंड होती है और वो एक्स्ट्रा जितना भी उनके पास इनपुट मिलता है उसे वो बेचते हैं, उन्हें अपनी क्रॉप्स के बदले पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब फार्मर्स सिर्फ अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ही फार्मिंग करते हैं तो वो होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लेकिन जब फार्मर्स अपने प्रॉफिट के लिए फार्मिंग करते हैं तो उसे बोला जाता है कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट अभी हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग को और अच्छे से समझते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि जो फार्मिंग पुराने तरीकों को यूज करके की जाती है, मतलब जब फार्मर्स पुराने टूल्स जैसे हो, डाव, डिगिंग स्टिक्स और अपनी फैमिली को ही लेबर की तरह यूज करके क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिससे कि वो अपने नीड्स को कंप्लीट कर सके, तो उसे बोला जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस टाइप के फार्मिंग में ज्यादातर किसान बारिश पर और सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड रहते हैं। वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते और इसी वजह से इसमें इनपुट भी कम मिलता है। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। स्लैश मीन्स काटना और बर्न मीन्स जलाना। तो इसमें फार्मर्स एक एरिया को पहले काट कर साफ कर लेते हैं और फिर जितने भी नीचे से क्रॉप्स बच जाती हैं बिना कटी हुई उसको बर्न कर देते हैं और इसको फिर से क्रॉप्स को उगाने के लिए यूज करते हैं। जब लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो कहीं और फार्मिंग करने लग जाते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इसमें फार्मर्स ना तो किसी तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करते और ना ही HYV सीड्स, मतलब कोई भी मॉडर्न इनपुट नहीं यूज करते। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर साइड इसको झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हो गए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
इसी के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी इसको डिफरेंट नेम से बोला जाता है, जैसे मिल्पा, कोनुको, रोका, मैसोल, लदांग, रे, और इंडियन स्टेट्स में भी लोकल लेवल पर भी इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग हाई पॉपुलेटेड एरियाज में यूज की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो ओल्ड मेथड्स यूज किए जाते थे, लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यूज किए जाते हैं। इसमें सिर्फ मॉनसून पर ही डिपेंड नहीं रहते, बल्कि बारिश के अलावा भी दूसरे इरिगेशन मेथड्स भी यूज किए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। तो जैसे कि हमने जाना था कि कमर्शियल फार्मिंग वो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर्स अपने बेनिफिट के लिए मॉडर्न इनपुट्स यूज करते हैं, जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब जैसी स्टेट्स में राइस को कमर्शियल क्रॉप्स में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइस कल्टीवेशन के लिए सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, इरिगेशन, क्लाइमेट, रेनफॉल और भी सभी चीजें। लेकिन अगर हम राइस को ओडिशा जैसी स्टेट्स में ग्रो करें तो वो कमर्शियल क्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर इनकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और फार्मर सिर्फ अपनी नीड्स ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट प्लांटेशन मेथड को भी हम जान लेते हैं। प्लांटेशन में एक सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया पर ग्रो किया जाता है। जब किसी एक सिंगल क्रॉप को एक बड़े लैंड एरिया पर ग्रो किया जाए तो उसे हम बोलते हैं प्लांटेशन। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर, सुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। टी प्लांटेशन असम और नॉर्थ बंगाल में ज्यादा की जाती है और कॉफी प्लांटेशन कर्नाटका की साइड। प्लांटेशन की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का भी बहुत रोल होता है। तो अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग जानने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम ये जान सके कि इंडिया में किस टाइम पर कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है और क्रॉप्स को सीजन के बेसिस पर कैसे डिवाइड कर रखा है। हमारी कंट्री में जैसे कि हम सभी देखते हैं कि अलग अलग डाइवर्सिटीज के लोग रहते हैं, सभी अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग फिजिकल डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी देखने को मिलती है। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती है और डिफरेंट मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस ग्रो की जाती है। तो इन सब को ग्रो करने के क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सीजन इंडिया में 3 टाइप्स में डिवाइडेड किए गए हैं। फर्स्ट है रबी क्रॉप्स, सेकंड है खरीफ क्रॉप्स एंड थर्ड है जायद क्रॉप्स। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक फार्मर के पास एक पीस ऑफ लैंड है और उसको उस पर इस तरह से क्रॉप ग्रो करनी है कि वो उस लैंड को पूरे साल के लिए यूज कर पाए। तो इसके लिए वो क्या करेगा? समर में ऐसी क्रॉप ग्रो करेगा जो समर सीजन में अच्छे से ग्रो हो सके, और विंटर में ऐसी क्रॉप ग्रो करेगा जो विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो हो सके। जैसे मान लीजिए इस किसान ने विंटर के सीजन में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में क्रॉप ग्रो की, जो अप्रैल से जून के बीच में अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी, जिसकी कटाई फिर इन महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो जो क्रॉप्स विंटर में ग्रो की जाती है और समर में हार्वेस्टिंग होती है, उनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स, जैसे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। जैसे अब गेहूं को किस टाइम पर खरीदते हैं? ज्यादातर समर में ही, है ना? ज्यादातर समर में ही गेहूं को खरीदकर स्टोर कर लिया जाता है। तो ये रबी क्रॉप हुई। अब ऐसे तो किसान ने कुछ ही महीनों तक लैंड को यूज किया, तो बाकी के टाइम पर वो क्या करेगा? तो जो नेक्स्ट मॉनसून की स्टार्टिंग में वो दूसरी क्रॉप को ग्रो करेगा, जैसे पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, और फिर इनकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो इनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। अब पैडी क्रॉप्स की भी, मतलब चावल की भी कई वैरायटीज मिलती हैं। जैसे असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में 3 तरह की पैडी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जो है ओस,
अमन एंड बोरो। नेक्स्ट हमने ये तो देख लिया कि रबी एंड खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक और टाइप की क्रॉप होती है जो है जाइड क्रॉप्स। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड आता है समर सीजन में, जिसको जाइड सीजन भी बोला जाता है। तो इस टाइम पीरियड में किसान अपनी लैंड को यूज करते हैं और वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फोडर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। आई होप आपको क्रॉपिंग पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट कुछ मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं, जिससे कि अगर आपको भी कभी फ्यूचर में फार्मिंग करनी हो तो हेल्प हो जाए आपको भी, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, लेकिन कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जिनके नाम हम सबने सुन रखे हैं, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। सबसे पहले हम राइस के बारे में ही जानेंगे। तो इंडिया के हर घर में राइस यूज किया जाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर एरिया में चावल खाने के लिए यूज किया जाता है, और इसी वजह से वर्ल्ड में इंडिया चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ये खरीफ क्रॉप है क्योंकि इसको मॉनसून के स्टार्टिंग में ग्रो किया जाता है, और इसकी ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। इसके लिए 100 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल चाहिए, और चावल ज्यादातर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन में ही ग्रो किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी स्टेट्स में राइस को कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स की हेल्प से भी अच्छे से ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट मेजर क्रॉप है हमारी व्हीट, मींस गेहूं। तो गेहूं को भी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेन फूड क्रॉप माना जाता है। गेहूं रबी क्रॉप है क्योंकि इसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, और समर सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसके लिए 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश व्हीट के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। यहाँ पर व्हीट ज्यादा ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है मिलेट्स। तो मिलेट्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ज्वार, बाजरा एंड रागी आती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, जैसे रागी में आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ज्वार भी मॉइस्ट एरियाज में ज्यादा अच्छे से ग्रो हो पाती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट बाजरा सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है, और मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। लेकिन रागी ड्राई रीजन में ग्रो होती है, और ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्रॉप है मेज, जिसको हिंदी में मक्का बोला जाता है, जो कि खाने के लिए भी यूज की जाती है और फोडर मींस चारे के रूप में भी की जाती है। इसके लिए 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए, और ये एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। तो मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन मेथड्स को यूज करके इसकी प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है पल्सेस, मींस दाल। तो इंडिया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है पल्सेस का। एक वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग के लिए दाल मेजर सोर्स है प्रोटीन के लिए। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस ग्रो की जाती हैं, जैसे तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। इनको ग्रो करने के लिए ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, बल्कि ये तो ड्राई सीजन में भी ग्रो हो जाती हैं। इंडिया में मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सो दिस इज ऑल इन दिस पार्ट। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
So thanks for watching. If this video is helpful for you, then please share it with your classmates and please do subscribe my channel for more videos.